लाइट की वजह से आपको प्रॉब्लम आई होगी, लाइट चली गई थी बेटा। लाइट की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी बेटा। एक बार कमेंट्स करके दिखाओ, एक विजुअलिटी अच्छे से आ रही है, आवाज़ आ रही है आप सभी के पास, आवाज़ आ रही है सभी के पास? थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, इट इज़ ओके ओके ओके, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं वीट क्रॉप के बारे में। और वीट क्रॉप जो है मेनली आपको पता है बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं। इसके गेहूं के बारे में हम आप सभी पता है कि धान के बाद में दूसरी अनाज वाली फसलों में इसकी सेकंड स्थान आता है। धान के क्रॉप जो धान है, राइस है, चावल है, चावल का जो है फर्स्ट स्थान आता है, आपको पता है बेटा। चावल का फर्स्ट स्थान आता है मतलब धान्य क्रॉप में। उसके बाद में सेकंड स्थान जो आता है वो गेहूं का आता है। तो जो सेकंड स्थान है, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की चपाती जो है वो खाते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। तो हम बात करेंगे आज, हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, एग्रोनॉमिक जो फसलें हैं या क्रॉप्स हैं उनके बारे में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा हम गेहूं के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गेहूं के बारे में। मतलब क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम बात करेंगे इसके मुख्य रूप से जो इसकी फैमिली हैं और फैमिली के कुल उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसे स्टेपल खाद्यान्न भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो बोटनिकल नाम है, इस बोटनिकल नाम के बारे में। तो बोटनिकल नाम जो है इसका, आवाज़ सभी के पास आ रही है? एक बार कमेंट्स करके बता देना, आवाज़ सभी के पास आ रही है क्या? आवाज़ सभी के पास आ रही है? आवाज़ में कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम है आवाज़ में तो बता देना बेटा, कमेंट्स करके आराम से बता देना। तो यहाँ पर जो है ट्रिटिकम एसिटियम, जो इसका क्या नाम है साइंटिफिक नाम, या हम बात करें इसका वानस्पतिक नाम जो है ट्रिटिकम एसिटियमम। ट्रिटिकम एसिटियमम है। इसका क्या नाम है? बोटनिकल नाम है। इसकी जो फैमिली है, इसकी जो फैमिली है वो ग्रेमेनी फैमिली के अंतर्गत आता है, ग्रेमेनी। और ग्रेमेनी फैमिली को पोएसी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति माना जाता है, उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती हैं वो उत्पत्ति मानी जाती हैं पश्चिमी एशिया यानी कि तुर्की, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। उत्पत्ति ओरिजिन स्पीसीज जो हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यानी कि हम इसके बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है तुर्की। तुर्की इसकी उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इसमें जो क्रोमोजोम नंबर हैं, क्रोमोजोम नंबर जो हैं वो भी आपको याद करने हैं। 42 इसमें हेक्साप्लॉइड जो हैं, 42 इसमें गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 42 इसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या भी जो क्या है? हेक्साप्लॉइड है। कैसी हैं? हेक्साप्लॉइड हैं। तो ये मैंने आपको बताया है गेहूं के बारे में, मुख्य रूप से इसके वानस्पतिक नाम के बारे में और इसके कुल के बारे में और इसके मुख्य रूप से उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया है और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। इसमें से कोई चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्जाम में, ये सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई है। सामान्य जानकारी के अंतर्गत मैंने आपको बताई हैं। ट्रिटिकम एसिटियमम है, ग्रेमेनी है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया है और इसमें क्रोमोजोम नंबर की जो संख्या है वो 42 है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। आप बात करो आ भी जाता है तो इसका बोटनिकल नाम पूछ लिया जाता है, जो कोई भी गलत नहीं करेगा, जो एग्रीकल्चर पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। ग्रेमेनी कुल की फैमिली है। ग्रेमेनी कुल का दूसरा नाम है पोएसी। तो पोएसी का जरूर आपको ध्यान रखना है। ग्रेमेनी के बारे में तो आपको पता ही है कि ग्रेमेनी है।
और सेकंड इसका जो है इसकी उत्पत्ति स्थान भी जरूर पूछ ली जाती है कभी कभी माइनर एग्जामों में कि तुर्की या दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है। और क्रोमोजोम नंबर याद रखना हेक्साप्लॉइड, कैसा है, हेक्साप्लॉइड है, इसमें ध्यान रखना। हेक्साप्लॉइड मतलब बराबर 42 इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, षष्ठ गुणित जो गुणसूत्र होते हैं। अभी प्रजातियों के बारे में बताएंगे, आप गेहूं की अलग अलग प्रजातियों के बारे में हम बताएंगे। ये इसका जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया वर्गीकरण। वर्गीकरण में कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। वीट आपको लिखना है सबसे ऊपर, और सबसे पहला पॉइंट लिखो वर्गीकरण। सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लो, वर्गीकरण। वर्गीकरण में इसका बोटनिकल नाम लिख लो, इसकी फैमिली लिख लो, इसकी उत्पत्ति लिख लो और इसके क्रोमोजोम नंबर लिख लो। बस ये आपको लिखना है। ये अभी मैं आपको याद करा रहा हूं। टिटिकम एसिटिमम जो है इसका क्या नाम है, बोटनिकल नाम। ग्रेमेनी पोएसिस का क्या है, फैमिली है। एप का मतलब क्या हो गया, कुल। फैमिली का मतलब क्या हो गया, कुल। उसके बाद में उत्पत्ति है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, तुर्की हैं। और इसमें क्रोमोजोम नंबर जो है 42 है, यानी कि हेक्साप्लॉइड इसमें क्या है, क्रोमोजोम नंबर है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर साहब दिखाई नहीं दे रहा है साहब कैसे नहीं दिख रहा है बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड आपको क्लियर नहीं दिख रहा है? एक बार आप कमेंट्स करके बताओ कि सबको विजुअलिटी जो है अच्छे से दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है सर साफ दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल क्लियर। एक बार आप कमेंट्स करके बताओ बेटा कि क्लियर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है अरे क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? एक बार कमेंट्स करें फटाफट। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपके पास? कोई टेक्निकल इशू है तो आप बता दीजिए कमेंट्स करके। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा? नो प्रॉब्लम सर, ओके ओके। तो यहां पर जो है बेटा आपको कोई भी जो बात है याद रखना बेटा। वीट के बारे में हम बात कर रहे थे और वीट में ट्रिटिकम एसिटिम आपको पता ही है, ग्रेमेनी, क्रोमोजोम नंबर आपको पता ही है, सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अब हम बात करेंगे, आगे हम बात करें तो निश्चित रूप से जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसकी प्रजातियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसकी जो प्रजातियां होती हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना बेटा कि इसकी जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों से 100% क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो मुख्य रूप से इसमें हम बात करने वाले हैं इसके प्रजातियों के बारे में, वीट की प्रजातियां। देखो कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं वीट की, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है। यही टॉपिक इसका सेकंड टॉपिक है। इसका जो सेकंड लिख लेना, फर्स्ट लिख लिया आपने वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपने इसका बोटनिकल नाम, फैमिली, इसमें जो उत्पत्ति स्थान है या इसमें गुणसूत्रों की संख्या, वो 4-5 बातें आपने लिख ली हैं। और जो भी है इसके फल का प्रकार, कैरियोप्सिस हैं, ये सब आपको मैं बता दूंगा अभी लास्ट में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं वो है प्रजातियां ऑफ वीट। वीट की जो प्रजातियां हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि गेहूं की निम्न प्रजातियां जो भारत में उगाई जाती है, किसमें उगाई जाती हैं? भारत में उगाई जाती हैं। भारत में जो क्या की जाती है, ग्रो की जाती है, भारत में उगाई जाती है। ये ध्यान रखना, वीट की अनेक प्रजातियां जो भारत में उगाई जाती है। अब कौन कौन सी प्रजातियां भारत में उगाई जाती हैं, उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जैसे कि द्विगुणित जो डिप्लॉइड गेहूं है, यानी आइन कोरन, याद रखना। इसका देखो अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर इसको बोलते हैं आइन कॉर्न, याद रखना बेटा। इसका दूसरा नाम याद रखना, इसको बोला जाता है आइन कॉर्न जो है। और द्विगुणित गुणसूत्र हैं, डिप्लॉइड गेहूं है, जिसको टिट्रिकम मोनोकम, यानी कि ये कैसा है बेटा, याद रखना ये द्विगुणित हैं।
और यहां पर जो है द्विगुणित के साथ साथ हम बात करें तो इसमें जो है द्विगुणित गुणसूत्र डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या मतलब इसका जो मुख्य रूप से पूछा जाता है कि इसका जो मुख्य रूप से जो पूछा जाता है कि इसका जो बोटनिकल नाम है डिप्लॉइड गेहूं का, यानी कि डिप्लॉइड गेहूं का जो द्विगुणित गेहूं है इसका बोटनिकल नेम क्या है? तो डिप्लॉइड गेहूं का बोटनिकल नाम क्या है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम। देखो यहां पर ध्यान रखना बेटा, इसका क्या नाम है? ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम है बेटा। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोजोम नंबर जो होगा वो कितना होगा बेटा? 2n बराबर कितना होगा? सॉरी डिप्लॉइड है तो 2n बराबर कितना होगा? 14 इसमें गुणसूत्र पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 14 इसमें गुणसूत्र पाए जाएंगे। और ये द्विगुणित स्थिति में होता है। किसी स्थिति में होता है? द्विगुणित स्थिति में होता है। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये पूछा जाता है कि द्विगुणित जो है जिसको हम आयन कोण कहा जाता है, ये आपके एएफओ के एग्जाम में पूछा गया था कि आयन कोण निम्न में से आयन कोण प्रजाति है उसका बोटनिकल नाम है आयन कोण। ये नाम आपको याद रखना है। और किस सिचुएशन में डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है या हेक्साप्लॉइड है। तो आयन कोण गेहूं जो है वो आयन कोण गेहूं है, वो आयन कोण गेहूं बेटा ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिटिकम मोनोकोकम बोलते हैं रे बेटा। और इस ये कैसा है? डिप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा? डिप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है बेटा। और मैं आपको बताऊं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डिप्लॉइड में है तो 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये द्विगुणित कंडीशन में पाया जाता है। तो पहली प्रजाति के बारे में आपको ऐसे की ऐसे डबल पेन, 2-3 पेन रखने आपको लिखने के लिए नोट्स। तो भारत प्रजातियां ऑफ व्हीट भारत में उगाई जाती हैं। ऐसी प्रजातियां जो भारत में उगाई जाती हैं उन प्रजातियों में पहली प्रजाति मैंने आपको बताया है। और उस पहली प्रजाति को आप अपनी नोटबुक में लिख लो और अभी के अभी आप याद कर लो, पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो मैंने क्या बताया बेटा? मैंने बताया कि मुख्य रूप से भारत की जो पहले मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन बताया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत में उगाई जाने वाली गेहूं की प्रजातियां कौन सी हैं। उनमें से सबसे डिप्लॉइड प्रजाति के बारे में बताया। और डिप्लॉइड प्रजाति कौन सी है? ट्रिटिकम मोनोकोकम। कौन सी है? ट्रिटिकम मोनोकोकम प्रजाति हैं। और इसमें क्रोमोसोम नंबर की संख्या कितनी होती है बेटा? 14 होती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? आयन कोण के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है? आयन कोण के नाम से। ध्यान रखना, आयन कोण यही एएफओ में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास बेटा, मंडे से ऑनलाइन क्लासेस का टाइम जो है वो आप मैसेज करके बता देना कि आप सभी एक बार डिस्कस कर लो बेटा। कई स्टूडेंट बताते हैं सर 9 से लेकर 11 बजे तक आप क्लास लगाओ। कोई स्टूडेंट बोलता है सर 4 से लेकर 7 बजे तक लगाओ। अगर आप 9 से, मैं सोच रहा हूं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी क्लास हो जाए तो बेटर रहेगा, है ना। तो ये बेटा ध्यान रखना बेटा, आपको कहीं पे भी कुछ भी ऑफलाइन क्लासों में टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बता दिया है यही आपको डायरी रखनी है अपने पास नोट्स की। और उनमें जो मैं बताया हूं उनको इंपॉर्टेंट लिखकर, मोस्ट लिखकर, अभी जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूं इसी टाइम आपको याद करना है, इसी टाइम याद करना है। बोलो एक बार वापस रिपीट करा रहा हूं। रिपीट क्या? मैंने प्रजातियां बताई और प्रजातियों में सबसे पहली व्हीट की प्रजाति मैंने बताई डिप्लॉइड प्रजाति। और बेटा मेरे प्यारे रसगुल्लो, डिप्लॉइड प्रजाति मतलब आयन कोण के नाम से जाना जाता है।
और ये जो डिप्लॉइड है इसका जो बोटनिकल नेम है ये है टिटिकम मोनोकोकम। तो टिटिकम मोनोकोकम कौन सी कंडीशन में पाया जाता है? डिप्लॉइड में, ट्रिप्लॉइड में, टेट्राप्लॉइड में या हेक्साप्लॉइड में? तो किस में पाया जाता है? डिप्लॉइड में, अर्थात द्विगुणित कंडीशन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा? द्विगुणित कंडीशन में पाया जाता है। और क्रोमोसोम नंबर की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। हाँ, तो प्रजातियों में ये आपने लिख लिया होगा, पहला लिख लिया है आपने, सभी ने लिख लिया तो बता दीजिए आप। लिख लिया सभी ने? ओके बेटा, अगला जो हमारा अगला जो है वो दूसरी प्रजाति है। और वो जो दूसरी प्रजाति है आप सभी लिख लो बेटा एक बार, मैंने 2-3 बार याद करवा दिया है, एक बार आप लिख लो बेटा। ठीक है, अगली प्रजाति के बारे में हम बात करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, तो आप लिख लीजिए। आपने लिख लिया होगा सभी ने। अब हम बात कर रहे हैं अगली प्रजाति के बारे में। और अगली जो प्रजाति है देखो, अब दूसरी जो प्रजाति है बी वाली प्रजाति के बारे में हम बात करेंगे। और बी वाली जो प्रजाति है बी वाली जो प्रजाति है, उस बी वाली प्रजाति के बारे में हम डिस्कस करें तो बी वाली जो प्रजाति है वो टेट्राप्लॉइड है। कैसी है? टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड का मतलब हो गया चतुर्गुणित। कैसी है? चतुर्गुणित। चतुर्गुणित मतलब चतुर्गुणित का मतलब हो गया टेट्राप्लॉइड। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको हम जानते हैं इमर वीट। इमर वीट, इमर गेहूं। तो ये आपको याद करना बेटा, इमर गेहूं जो है कौन सी कंडीशन में होता है बेटा? आपको पता होना चाहिए। ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन में होता है। किस में होता है? टेट्राप्लॉइड कंडीशन में होता है। और उसे हम इमर वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इमर वीट बोलते हैं, इमर गेहूं बोलते हैं। और इसका नाम है टिटिकम डाइकोकम। टिटिकम डाइकोकम इसका जो है आपको बेटा बोटनिकल नाम पूछे तो बोटनिकल नाम क्या होगा बेटा? ट्रिट्रिकम। अब देखो, ट्रिट्रिकम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्री लिख दिया। ट्री का मतलब ट्रिट्रिकम डाइकोकम। क्या है? डाइकोकम। ट्रिट्रिकम डाइकोकम जो है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इमर वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इमर वीट बोलते हैं। ट्रिट्रिकम डाइकोकम जो है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमर वीट का जो है बोटनिकल नाम क्या है? ट्रिट्रिकम डाइकोकम। और ट्रिट्रिकम डाइकोकम कैसी कंडीशन में पाया जाता है? टेट्राप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है। किस कंडीशन में पाया जाता है? टेट्राप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है। अर्थात क्रोमोसोम नंबर जो है इसमें यानी कि डिप्लॉइड में कितने हैं? 14। और टेट्राप्लॉइड में कितने हो जाएंगे? 28। दुगने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 28। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है। इमर वीट जो है इसको हम उपमा बनाने के लिए उपयुक्त करते हैं। देखो, उसका यूज जो है बेटा, इसका यूज जो है, इसका यूज या उपयोग जो लेते हैं या इसका जो महत्व है वो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ये जो अपने जो भारत के राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु जो हैं, यहां पर उपमा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उपमा। यानी कि उपमा बनाने में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है बेटा। किसमें बनाने में? उपमा बनाने में। ध्यान रखना, उपमा बनाने में, उपमा बनाने में इसका क्या किया जाता है? उपमा बनाने में इसका काम यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कौन से राज्यों में बेटा? कौन से राज्यों में किया जाता है बेटा? किया जाता है देखो, एक तो महाराष्ट्र में और एक कर्नाटक में
और एक तमिलनाडु में। TN का मतलब हो गया तमिलनाडु, KN का मतलब हो गया कर्नाटका और MH का मतलब हो गया महाराष्ट्र। इन राज्यों के अंदर मुख्य रूप में उपमा बनाने में टेट्राप्लोइड प्रजाति, जिसको इमरवीट के नाम से जानते हैं, और ये इसका बोटनिकल नाम पूछे तो ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम जो है टेट्राप्लोइड कंडीशन में पाया जाता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। प्रजातियों से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। गेहूं को कंप्लीट रूप से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इसकी प्रजातियों के बारे में बात आती है, वो पूछ लेते हैं निम्न में से उपमा बनाने के लिए गेहूं की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं। निम्न में से गेहूं में उपमा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? उपमा बनाने के लिए। तो उपमा बनाने के लिए इमरवीट काम में लेते हैं। कौन से लेते हैं? इमरवीट, अर्थात ट्रिटिकम डाइकोकम। तो ट्रिटिकम डाइकोकम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 28, और ये टेट्राप्लोइड कंडीशन में है। तो बोलो ट्रिटिकम डाइकोकम का नाम क्या है? इमरवीट का बोटनिकल नाम। इमरवीट का बोटनिकल नाम क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम। तो इस तरीके से किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए, मैंने मेनली दूसरी प्रजाति के बारे में, जो बी वाली प्रजाति है, देखो ए वाली मैंने बता दिया डिप्लोइड, जिसको हम आयन कोण के नाम से जानते हैं। सेकंड मैंने बी बताई टेट्राप्लोइड चतुर्गुणित गेहूं, और चतुर्गुणित गेहूं का दूसरा नाम क्या है? इमर गेहूं। और इमर गेहूं का बोटनिकल नाम क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम। और क्रोमोजोम नंबर की संख्या कितनी पाई जाती है? 28। इसका यूज क्या होता है? उपमा बनाने में। कौन कौन से राज्य में उपमा बनाई जाती है? एक तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु राज्य में इस गेहूं की खेती की जाती है, इसको उगाया जाता है, और इसका यूज किया जाता है बेटा उपमा बनाने में। किसमें बनाने में? उपमा। सबको साफ दिखाई दे रही है क्लास? कई रसगुल्ले हैं, उनको साफ क्लास दिखाई नहीं दे रही है। आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है? अंजू, दिनेश, ये सभी मेरे रसगुल्ले हैं जो बताइए। सतपाल रसगुल्ला, नो प्रॉब्लम सर। शंकर पूछ रहा सर ऑनलाइन कब से होती है? बेटा मंडे से तेरे को टाइम टेबल पता लग जाएगा। अभी तो 9 से लेकर 11 बजे तक हो रही है। अभी इसके बाद में हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी। यस सर, नाइस क्लास। ओके ओके ओके, धन्यवाद अंजू। बेटा आपको कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो देख ही रहे हो, लेकिन साथ में लगभग 2 महीने के अंदर, अभी वैकेंसी में 6-7 महीने लगेंगे, जितना मैं लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूं, एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होने के बाद में आपकी जीके और हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले मैं ज्योग्राफी की क्लास लगाने की आपकी कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में आपकी ज्योग्राफी की क्लास हो जाए। लेकिन बेटा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं लाइव क्लासेस में, जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है, मुझ पर विश्वास करो। मैं पहले भी एग्री महाकुंभ में कहता था बच्चों को, बहुत स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया, नौकरी लगी है, और मैंने बताया ना कि प्रजातियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा कि गेहूं में इन प्रजातियों से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चाहे एएफओ ले लो, चाहे प्रीपीजी ले लो, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ले लो, चाहे आप जेट आईसीआर ले लो, AAO ले लो। मैंने बहुत पीएचडी कर ली, मैंने बहुत बार इस वीट की प्रजातियों में से क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं बेटा। डाइकोकम, अब वो डाइकोकम का सेकंड नाम पूछ लेता है, यार इमरवीट होती है कि इमरवीट के साथ साथ हम बात करें मैक्सिकन जो गेहूं होता है, या मैक्रोनी काठिया गेहूं होता है, या पोलैंड गेहूं होता है, समझ में नहीं आती बेटा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें, आपने लिख लिया होगा ये सारी चीज और अच्छे से पढ़ ली होगी। अब हम बात करेंगे आगे देखो सी नंबर की जो हमने प्रजाति हैं सी, और वो जो बी मैंने आपको बता दी हैं, सी नंबर की जो प्रजाति हैं यानी कि तीसरे नंबर की, इसको मैक्रोनी या काठिया गेहूं बोलते हैं।
मैक्रोनी, मैक्रोनी, या इसका दूसरा नाम है काठिया, काठिया गेहूं, और इसका जो बोटनिकल नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। इसको मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर डाल दिया। मतलब ये नाम आपसे पूछा जाता है बेटा, ट्रिटिकम ड्यूरम जो है किसका बोटनिकल नाम है, मैक्रोनी गेहूं या काठिया गेहूं जिसको बोलते हैं, मैक्रोनी गेहूं या काठिया गेहूं जिसको बोलते हैं। और ये भी चतुर्गुणित है, टेट्राप्लोइड कंडीशन में पाया जाता है। ये भी किस में पाया जाता है बेटा, टेट्राप्लोइड, मतलब चतुर्गुणित कंडीशन में पाया जाएगा। और इसकी दूसरी जो विशेषताएं हैं वो है कि इसका यूज जो है, मुख्य रूप से इसका जो यूज है वो सूजी और सवैया बनाने में काम में आता है। सवैया, काम में आता है। और इसका जो काठिया गेहूं है ये चतुर्गुणित है। चतुर्गुणित का मतलब वही 2n बराबर कितने गुणसूत्र होंगे, वही यदि क्रोमोजोम नंबर है 2n बराबर चतुर्गुणित है तो वही 28 गुणसूत्र होंगे, क्योंकि ये भी चतुर्गुणित है। कैसा है, टेट्राप्लोइड है। तो इसमें क्रोमोजोम नंबर जो भी हैं वो कितने होंगे, 28 होंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है, भारत में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का 12% क्षेत्र, मुख्यतः 12% कुल क्षेत्रफल का जितना गेहूं बोया जाता है भारत में, जितना गेहूं भारत में बोया जाता है उसका 12% गेहूं काठिया गेहूं लगाया जाता है। कौन सा गेहूं लगाया जाता है बेटा, काठिया गेहूं। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, 12% एरिया जो है, 12% जो एरिया जो है कुल गेहूं, जैसे आपने मान लिया 100% गेहूं बो दिया और उसमें से 100% में से लगभग 10 से 11% जो गेहूं है, 90% तो आपका वो रह गया, और 10 से 12% जो है वो जो है लगभग जो है काठिया गेहूं बोया जाता है, मैक्रोनी गेहूं बोया जाता है। याद रखना इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12% क्षेत्रफल पर मुख्यतः ये उगाया जाता है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ध्यान रखना कहां कहां उगाया जाता है ये बेटा, एक तो एमपी मध्य प्रदेश और अपने राजस्थान में भी उगाया जाता है, RAJ राजस्थान, और गुजरात में भी, और महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये उगाया जाता है, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में। और 12% इसका एरिया होता है। कितना होता है बेटा, 12 कुल बोए गए गेहूं में से 12% एरिया किसका होता है, मैक्रोनी गेहूं, जिसका दूसरा नाम है काठिया गेहूं। ये भी ट्रिप्लोइड कंडीशन में पाया जाता है। ट्रिप्लोइड कंडीशन मतलब इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है, 28 होती है। और ये चतुर्गुणित होता है बेटा। इसका यूज सूजी और सवैया बनाने में काम में लेते हैं। और ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12% एरिया के अंदर उगाया जाता है। कुल बोए गए क्षेत्रफल में से 12% क्षेत्रफल पर। यही चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और इसका बोटनिकल नाम, तो टेट्राप्लोइड कंडीशन में कौन कौन से गेहूं आते हैं, टेट्राप्लोइड कंडीशन में एक तो इमरवीट आता है और एक मैक्रोनी गेहूं आता है। याद करना बेटा, टेट्राप्लोइड कंडीशन में इमरवीट, टिटिकम मोनोकोकम, एक तो डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम, और टिटिकम डाइकोकम जो है वो भी चतुर्गुणित में आता है और उपमा बनाने के में काम में आता है। और मैक्रोनी काठिया गेहूं भी 2n बराबर 28 होता है। इसको बोला जाता है टिटिकम ड्यूरम। तो टिटिकम ड्यूरम और टिटिकम डाइकोकम जो है ये क्या है बेटा, टेट्राप्लोइड कंडीशन में पाई जाती हैं। तो डाइकोकम से तो उपमा बनाई जाती हैं
और टिट्रिकम ड्यूरम से सूजी बनाई जाती हैं। और मतलब ये भी महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी वाले क्षेत्र में 12% एरिया में ड्यूरम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ड्यूरम लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। ओके बेटा, रेड पेन नहीं ले रहा मैं तो। रेड पेन बिल्कुल भी नहीं ले रहा। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करेंगे। एक पोलार्ड गेहूं होता है, टिट्रिकम ट्यूरिडिनम, एक पोलार्ड गेहूं भी होता है। इसको अपने भारत में नहीं उगाया जाता है, पोलार्ड गेहूं। अब देखो, पोलार्ड गेहूं लिख लेना बेटा, टिट्रिकम टर्गिडियम। अब देखो, षष्ठ गुणित गेहूं के बारे में बात करें। हेक्साप्लॉइड में कौन कौन से गेहूं आते हैं? डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड में तो मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे हेक्साप्लॉइड जो हैं। हेक्साप्लॉइड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हेक्साप्लॉइड में कौन कौन से आते हैं। तो अब हम बात करेंगे हेक्साप्लॉइड। इसको लिख लिया होगा सभी ने, अच्छे से समझ लिया होगा बेटा, और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो बेटा। ये सारी चीजें ही काम में आएगी और यही सुपरवाइजर में, इसका एग्जाम में, सुपरवाइजर के एग्जाम में यही चीजें अब की बार पूछी जाएगी। यदि गेहूं में पूछा जाएगा तो रोग के बारे में, या इसकी इरिगेशन अवस्था, इरिगेशन स्टेज के बारे में, या मैं बात करूं इसकी प्रजातियों के बारे में से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन कितने % होती हैं, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन मेन मेजर चीजें जो हैं मैं आपको बता रहा हूं। कंप्लीट पढ़ाऊंगा, गेहूं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें से रहेगी, लेकिन जो मेजर चीजें हैं उस पर आपको फोकस ज्यादा कराऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, अगला हम बात करें देखो, अगला हम बात करेंगे, मुख्य रूप से आपको पता है बेटा कि जो हेक्साप्लॉइड हैं, षष्ठ गुणित गेहूं हेक्साप्लॉइड, और इसमें सबसे पहला आता है ब्रेड व्हीट। ब्रेड व्हीट, और ये जो ब्रेड व्हीट है, ब्रेड व्हीट आप जानते हो, ये इसे मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहते हैं, और इसकी खेती भारत में 87% क्षेत्र पर होती हैं। और ब्रेड गेहूं टिट्रिकम एसिटम, यानी कि जो अपने वाला गेहूं है बेटा, इसका बोटनिकल नाम वही है बेटा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही टिट्रिकम एसिटिमम। ये जो अपने जो गेहूं है सबसे ज्यादा एरिया में यही बोया जाता है, जिसकी चपाती बनाने में काम में लेते हैं। चपाती बनाने जिसकी हम खाना खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, वो टिट्रिकम एसिटिमम है। वही एक असली गेहूं है जो लगभग भारत के 87% एरिया में, 87% मतलब 12% तो वो, और एक 12 देखो 87% एरिया, देखो 87% तो टिट्रिकम एसिटम उगाया जाता है भारत में, और 12% एरिया जो है वो अभी मैंने बताया था काठिया गेहूं, ड्यूरम। कौन सा गेहूं? ड्यूरम वाला। और 87 और 12 कितने हो गए बेटा? लगभग ये हो गए लगभग 98% के आसपास हो गए। जबकि 2% जो बचे हैं ना, 2% जो बचे हैं ना, 2 से 3% जो हैं, 2 से 3% जो हैं वो डिप्लॉइड गेहूं, मोनोडाइकोकम जो है, मोनोकोकम जो है, और भारतीय बोना गेहूं जो है ये उगाते हैं। और 87% में जो है, जो दो, अब देखो 97-98% तो यही हो गए, ड्यूरम प्रजाति और टिट्रिकम एसिटम ब्रेड व्हीट, ये दोनों हो गए। अब 2 से 3% जो हैं वो जो अलग प्रजातियां हैं, और अलग प्रजातियां मतलब मैंने आपको बताई, एक तो बताई इमर व्हीट जो हैं वो 1% एरिया में उगाया जाता है, 1% एरिया में
उसके बाद में जो है मुख्य रूप से आपको पता होगा कि जो भारतीय बोना गेहूं है, टिटिकम स्प्रोकनकम है, टिटिकम स्प्रे कोकम जो है, स्प्रे कोकम जो है, ये मध्य प्रदेश में ही उगाया जाता है मुख्य रूप से। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, ये वीट है और इसे मेक्सिकन गेहूं के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है बेटा? मेक्सिकन गेहूं। मेक्सिकन गेहूं मतलब मेक्सिकन बोना गेहूं के नाम से ये जाना जाता है और बोना गेहूं के नाम से ये जाना जाता है। और कुल 87% एरिया में कुल बोए गए भारत में 87% क्षेत्र पर इसकी खेती की जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल? 87% एरिया पर, 87% क्षेत्रफल पर इसकी क्षेत्र पर खेती की जाती है। यूज किसमें? चपाती बनाने में। इसमें ग्लूटीन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटीन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए चपाती बनाने में इसका यूज होता है। चपाती बनाने में, किसमें? चपाती बनाने में। और लगभग जो है 14 से 18% इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती हैं। तो चपाती बनाने में ब्रेड वीट, मेक्सिकन बोना गेहूं या टिटिकम एसिटम जो हेक्साप्लॉइड हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी है? 42 है। कितनी है? 42 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसे विदेशों से इंट्रोड्यूस गेहूं में की प्रजाति हैं, विदेशों से आयात भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये मुख्य रूप से मेक्सिकन बोना गेहूं, टिटिकम एसिटिकम, ब्रेड वीट, ये हेक्साप्लॉइड में पाया जाता है, चपाती बनाने में काम में लिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के सीमित एरियो में एक और गेहूं की जो हेक्साप्लॉइड है, टिटिकम स्प्रेकोकम। अब देखो, ये आपको पता ही है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है एक और जाति उगाई जाती है। वो जाति कौन सी है बेटा? देखो, मध्य प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में, एमपी के सीमित क्षेत्रों में और वो कौन सी है? भारतीय बोना गेहूं, इंडियन ड्वार्फिंग वीट। इसका नाम क्या हो गया? IDW, इंडियन ड्वार्फिंग वीट, भारतीय बोना गेहूं। भारतीय बोना गेहूं। और भारतीय बोना गेहूं जो है बेटा, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में और ये यूपी के भी सीमित क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसमें सीमित क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो पूछी जाती है, इसका बोटनिकल नाम। तो वही याद रखना, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, स्पेरोकोकम। इसके बाद में बेटा इसमें एक और याद रखना, कॉमन ब्रेड वीट, कॉमन ब्रेड वीट। और एक और याद रखना बेटा, ये बी हो गया हेक्साप्लॉइड में। हेक्साप्लॉइड में मैंने बता दिया, ए वाला मैंने आपको बता दिया ब्रेड वीट। ब्रेड वीट मैंने आपको बता दिया, पहला मैंने आपको बताया टिटिकम एसिटिम। और उसके बाद में हेक्साप्लॉइड में बी मैंने बता दिया इंडियन ड्वार्फिंग वीट। और सी जो है हेक्साप्लॉइड में, वो एक छोटा सा आता है कॉमन ब्रेड वीट, कॉमन ब्रेड वीट। और इसका केवल आपको साइंटिफिक बोटनिकल नाम ही याद करना है। इसको बोला जाता है बेटा, याद रख लेना बेटा, इसको बोला जाता है टिटिकम वल्गेर। वल्गेर याद रखना। और ये भी कैसा है? हेक्साप्लॉइड है। ये भी कैसा है बेटा? हेक्साप्लॉइड। मतलब 2n बराबर कितने गुणसूत्र होंगे? 42। और इसमें भी 2n बराबर कितने गुणसूत्र होंगे? 42। कैसा है? हेक्साप्लॉइड।
और ब्रेड व्हीट है वो भी कैसा है, हेक्साप्लॉइड, जिसको टिट्रिकम एसिटियम, जिसका एरिया कितना है 87%, जिसको चपाती बनाने में काम में लेते हैं। तो ये मैंने हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड प्रजातियों के बारे में मैंने आपको बताया। इमर व्हीट का याद रखना, टिट्रिकम वल्गेर का नाम आपको याद रखना है कि इसे कहते हैं कॉमन ब्रेड व्हीट का बोटनिकल नाम क्या है, कॉमन ब्रेड व्हीट का बोटनिकल नाम क्या है, टिट्रिकम वल्गेर है। कौन सा है, टिट्रिकम वल्गेर है। 4 स्टूडेंट जुड़े हैं क्लासरूम में और कॉल करते हैं लगभग 20-25 और क्लास ले रहे हैं लाइव 4 स्टूडेंट। देखो ये स्थिति है बच्चों की, पढ़ने का मन ही नहीं है स्टूडेंटों का और फिर कहते हैं सर क्लास लाइव कब लगा रहे हो। एक बार कमेंट्स करके बताओ सभी को समझ में आ रहा है क्या। कमेंट्स करके बताओ सभी को समझ में आ रहा है बेटा। दिनेश बामू बोल रहा है बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। 3-4 स्टूडेंट लाइव चल रहे हैं। नाइस क्लास बेटा, ये याद करवा रहा हूं मैं। सतपाल सिंह बेटा मैं याद करवा रहा हूं आपको, समझ में नहीं जो चीजें हैं वो मैं तुम्हारे को याद करवा रहा हूं ताकि आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़े, और ज्यादा किताबों पढ़ने पड़ोगे तो कंफ्यूज होंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटा, बस वही चीज चाहिए बेटा। मैं आपको वादा करता हूं बेटा, आप मेरे को कोऑपरेट कर रहे हो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर जो है आपको प्रैक्टिकली चीजों के रूप में समझाऊंगा। अभी तो मैंने डायग्राम नेट से उठा के पूरे वीट का कल्टीवेशन आपको मैं बताऊंगा। अभी लास्ट में जाता जाता वीट के कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगा, एरिया के बारे में बताऊंगा लाइव क्लास में। तो ये प्रजातियों के बारे में बात कर ली है। अब हम इसकी कुछ सामान्य बातें जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जो है वो पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अब देखो। प्रजातियां, हमने पहला पॉइंट पढ़ा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में बेटा क्या क्या देखा, एक तो जो अपना 87% एरिया पर जो टिट्रिकम एसिटियम लगाया जाता है उसकी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, उत्पत्ति, ये समझ में आ गया। उसके बाद में इसकी प्रजातियां, प्रजातियों में मैंने एक तो डिप्लॉइड प्रजाति बताई थी। एक डिप्लॉइड प्रजाति कौन सी बताई थी, कमेंट्स करके बताओ। एक डिप्लॉइड प्रजाति बताई थी टिट्रिकम मोनोकोकम, टिट्रिकम मोनोकोकम। उसके बाद में दो मैंने आपको टेट्राप्लॉइड प्रजाति बताई। टेट्राप्लॉइड प्रजाति कौन सी, एक तो काठिया गेहूं और एक आपको पता है मैंने जो इमरवीट। इमरवीट मतलब डाइकोकम, टिट्रिकम डाइकोकम और टिट्रिकम जो है टिट्रिकम डाइकोकम, और एक मैंने आपको बताई थी टिट्रिकम ड्यूरम। तो एक तो मैंने आपको इमरवीट और एक मैक्रोनी वीट, काठिया गेहूं। तो काठिया गेहूं का तो मैंने बताया टिट्रिकम ड्यूरम, और टिट्रिकम जो है आपके जो है मुख्य रूप से जो ये है डाइकोकम जो है ये इमर गेहूं है। दोनों क्या है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन में। एक की उपमा बनाई जाती है, एक की सूजी बनाई जाती है। फिर मैंने एक पोलार्ड गेहूं की भी बताया था, वो ज्यादा पूछा नहीं जाता है। और एक मैंने बताया हेक्साप्लॉइड जो प्रजातियां हैं, और इसमें पहला बताया मैंने मैक्सिकन बोना गेहूं, यानी कि भारतीय गेहूं, मतलब टिट्रिकम एसिटियम जिसको हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं, चपाती बनाते हैं, और उसके बारे में मैंने बताया। और उसको बोला जाता है ब्रेड व्हीट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ब्रेड। ब्रेड का मतलब चपाती बनाने में, और 87% एरिया में ये उगाया जाता है, और 12% क्षेत्रों में काठिया गेहूं उगाया जाता है, और 2 से 3% जो बच गया और जो बाकी की प्रजातियां वो उगाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमित क्षेत्रों में आपको पता है हेक्साप्लॉइड जो है गेहूं, वो कौन सा है, भारतीय बोना गेहूं। गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में उगाया जाता है। उसके बाद में मैंने बताया कि जो है टिट्रिकम वल्गेर जो है वो कॉमन ब्रेड व्हीट के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये हेक्साप्लॉइड की मैंने 3 प्रजाति बताई, 1, 2 और 3। 2 मैंने टेट्राप्लॉइड की बताई, 1 मैंने आपको डिप्लॉइड की पढ़ाई। ये सारी अच्छे से आप याद कर लेना बेटा, आपका प्रजातियों से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरा वादा है। केवल आपको कॉन्सेप्टली समझना है। टेट्राप्लॉइड को एक तरफ लिख लो, दोनों प्रजातियों को,
हेक्साप्लॉइड को एक तरफ लिख लो और जो बच गई वो कौन सी हैं, डिप्लॉइड हैं। बस मामला खत्म हो गया, यहां पर याद करने का मामला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। देखो वो भी आपको अपनी डायरी में अपनी 3 डायरी आपको बनानी है, एक तो एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की। मतलब आपको बड़ी बड़ी डायरियां बनानी है, जहां मैं आपको बोलूं ना बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको 3-4 स्टार लगा लेना उसके। पूरा वीट पढ़ाने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा मैं आपको। वीट पढ़ाने पर यूट्यूब पर जैसे मैंने 4 क्रॉप पढ़ा दी तो चारों क्रॉप का एक दिन में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और वो प्रैक्टिस पेपर जो आपको लाइव करवाऊंगा मैं यूट्यूब पर ताकि आपके जो एक्सरसाइज है, अब मैंने ये वीट पढ़ा दिया, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको डाल दूंगा एप्लीकेशन पे। मैंने जो लाइव क्लासेस पढ़ाई हैं उनके क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं डाल दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। बिना आंसर आप आंसर, उसका आंसर आप दोगे। अब हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो महत्वपूर्ण बिंदु जो है ये देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु में देखो विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत का सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत का सेकंड स्थान है और भारत में खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान चावल का है और दूसरा स्थान किसका है, गेहूं का है। खाद्यान्न में, खाद्यान्न फसलों में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो खाद्यान्न फसलों में वो चावल का होता है, दूसरा स्थान होता है वो गेहूं का होता है। लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में बताया मैंने, एक पर्टिकुलर गेहूं के बारे में नहीं, खाद्यान्न उत्पादन में चावल का पहला, सेकंड किसका है, गेहूं का है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में पहले स्थान पर जो है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा है, पहला स्थान है यूपी का। दूसरा स्थान है एमपी, एमपी के सिरोही, एमपी का सिरोही जिला जो है, उस सिरोही जिलों में चपाती बनाने वाले जो गेहूं हैं वो पूरे भारत में, उसका पूरे भारत में नाम है। गेहूं के लिए, चपाती बनाने के लिए सिरोही गेहूं जो होते हैं वो शानदार प्रजाति की वैरायटियां हैं, वहां पर जो है सबसे ज्यादा। उसके बाद में जो है पंजाब है, कौन सा है, पंजाब। उसके बाद में कौन सा है, राजस्थान। तो ये तीसरे नंबर पर हो गया। तो ये अग्रणीय राज्य हैं। कौन से राज्य हैं, अग्रणीय राज्य। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, अग्रणीय क्या है, राज्य हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है इसका जो महत्व है, महत्व के बारे में हम बात करें कि इसमें सबसे पहले हम बात करें कि गेहूं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेहूं में जो है बोनेपन वाला जो जीन है, देखो अब इसकी जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू देखते हैं। देखो न्यूट्रिएंट वैल्यू में सबसे पहले मैंने ये तो आपको बता दिया है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ये सब आपने लिख लिया होगा और ये बेसिक चीजें ये पूछी भी नहीं जाती हैं। अब देखो इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू देखते हैं, पौष्टिकता हार देखते हैं, पोषक तत्व है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट लगभग मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट के तो 62 से 71% से या 72% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। एनसीईआरटी में 71 लिखा हुआ है। उसके बाद में इसमें मुख्य रूप से जो ग्लूटीन प्रोटीन होती हैं, कौन सी प्रोटीन होती हैं? ग्लूटीन प्रोटीन जो होती हैं, वो ग्लूटीन प्रोटीन भी इसमें पाई जाती हैं। प्रोटीन पाई जाएगी और उस प्रोटीन का नाम क्या बेटा? ग्लूटीन प्रोटीन। और ये चपाती बनाने में काम में आने वाली प्रोटीन है, चपाती बनाने में। और ये जो प्रोटीन पाई जाती है कितने प्रतिशत पाई जाती है? लगभग 10 से 15% के आसपास पाई जाती है। एवरेज लगभग 12 से 13%, एवरेज 12 से 13% ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती हैं इसमें। और इसमें लाइसिन और थाइमीन नामक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों के रूप में पाया जाता है। डबल रोटी, मैदा, सूजी आदि बनाने में ये काम में लेते हैं। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट होती है इसमें। इसके दलिया जो होता है, गेहूं का दलिया, उसमें अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट होती हैं। और अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से गेहूं का जो दलिया बनाती है ना मम्मी, यहां पर दलिया गर्म करती है, आपको पता है मम्मी, और वो जो ब्याने वाली है और ब्याने के बाद में दलिया खिलाते हैं दूध को बढ़ाने के लिए। और उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू, पशुओं के न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए गेहूं के जो बाहर बचा हुआ जो होता है, अवशिष्ट होते हैं, उनका दलिया बनाकर पशुओं को खिलाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दलिये में, इसलिए वो पशु को खिलाने में काम में लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में गेहूं का बीज जो होता है कैरियोप्सिस कहलाता है। एक चीज और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। बीज किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस प्रकार का। कैरियोप्सिस प्रकार का होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का। इसमें जो जीन पाई जाती है उस जीन का नाम भी याद रखना बेटा, नोरिन 10। बोनेपन की जो जीन है वो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बोनेपन की जीन है, ये कौन सी जीन है? बोनेपन की। और बोनेपन वाली जीन है, ड्वार्फिंग जीन है, उसको बोला जाता है नोरिन 10। क्या बोला जाता है बेटा? नोरिन 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, ध्यान रखना। बोनेपन की जो जीन है वो नोरिन 10 है। अब आपको पूछे, एक तो पूछा जाएगा, क्योंकि गेहूं के दाने जो हों वो जो है मुख्य रूप से आपको पता है गेहूं के जो दाने हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं। तो देखो, बीज सीड को वेट करने के दो उपाय होते हैं। एक तो सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स तो मोटे दाने जो होते हैं, मोटे दाने, जैसे मोटे दाने क्या है? मोटे दाने जैसे मैं बात करूं, मोटे दाने जैसे हम मैं बात करूं, मक्का है, मक्का का दाना क्या है? मोटा है। और उसी रूप से मैं बात करूं, जैसे मुख्य रूप से आपको पता है मक्का हो गया। उसके बाद में इस जो मोटे दाने वाले जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, चना है, चना भी मोटे दाने का है। मूंगफली है, मूंगफली भी मोटे दाने की है। तो मोटे दाने के जो होते हैं उनमें सीड जो होता है हम उसको सीड इंडेक्स से दर्शाते हैं। किस इंडेक्स से दर्शाते हैं? सीड इंडेक्स से। जबकि गेहूं के जो छोटे दाने होते हैं तो हम उसको सीड वेट के नाम से, किस नाम से? सीड वेट के नाम से दर्शाते हैं। यानी कि गेहूं के परीक्षण दे, टेस्ट वेट, यानी कि इसको हम बोलते हैं टेस्ट वेट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोला जाता है बेटा टेस्ट वेट। क्या बोला जाता है?
टेस्ट वेट, और टेस्ट वेट जो होता है 40 ग्राम, याद रखना कितना होता है, 40 ग्राम, 40 ग्राम होता है। तो ये सीड इंडेक्स तो 100 दानों की होती हैं और ये 1000 दानों की होती हैं, और उसका जो वजन होता है कितना होता है, 40 ग्राम होता है। कितना होता है, 40 ग्राम होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। गेहूं सा फ्लेरस माइनर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा खरपतवार, तो इसका एक इंपॉर्टेंट खरपतवार है जिसका नाम है फ्लेरिस माइनर, गेहूं सा फ्लेरिस माइनर, जिसको हम बोलते हैं गुल्ली डंडा। क्या बोलते हैं, गुल्ली डंडा। और गेहूं का नकलची खरपतवार, ये जो है इसका मुख्य रूप से इसका जो टेस्ट वेट पूछे आपको, तो इसका भी क्यों है, बीज होते हैं वो गेहूं जैसे होते हैं, यानी कि नकलची खरपतवार है, तो उसका टेस्ट वेट आपको पूछे तो 2 ग्राम होता है। ध्यान रखना कितना ग्राम होता है, 2 ग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गेहूं में पाए जाने वाले नकलची खरपतवार, जिसको हम गुल्ली डंडा कहते हैं, फ्लेरिस माइनर कहते हैं, उसका टेस्ट वेट जो है वो टेस्ट वेट कितना होता है बेटा, वो 2 ग्राम होता है। और गेहूं के दानों का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम होता है। इसमें नोरिन 10 बोनेपन वाली जीन पाई जाती हैं। बीज का प्रकार जो होता है केरोप्सिस प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 70 से 72% आसपास पाई जाती है। 10 से 15% इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, और ग्लूटीन प्रोटीन चपाती बनाने में मुख्य रूप से काम में आती है। लाइसिन, थाइमिन और एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। और आपसे पूछे तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें गेहूं में दाना और चारे का अनुपात भी पूछ लेता है, 1:1.5 होता है। 1 कितना होता है, 1.5 होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम इसके जलवायु के बारे में, अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसकी जलवायु के बारे में, इसकी सोइल के बारे में, उसके किस्मों के बारे में देखेंगे हम, उन्नत किस्मों के बारे में, बुआई का समय, बुआई की विधियां, सोइंग एंड सोइंग का मेथड देखेंगे, फर्टिलाइजर और मेनूर देखेंगे। उसके बाद में इंट्रा क्रॉपिंग क्या क्या बो सकते हैं, सिंचाई क्या कौन कौन सी करते हैं, सिंचाई की अवस्थाएं देखेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन देखेंगे, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, इंसेक्ट के साथ साथ कौन कौन सी डिजीज लगती हैं, और इसकी इल्ड कितनी होती हैं। इन सभी टॉपिकों बारे में नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट आपको पढ़ा देंगे। ये सारी चीजें इसके सामान्य इंफॉर्मेशन के बारे में आपको मैंने बताया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, गेहूं अच्छे से समझ में आ गया, पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूं बेटा। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं मैं आपको बता देता हूं कि वीट का जो कल्टीवेशन है देखो आपको लाइव में बता देता हूं वीट का कल्टीवेशन। देखो 2021-22 तक मैं आपको वीट का जो कल्टीवेशन है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे मुख्य रूप से। ये ओवरऑल ग्रेन आउटपुट ऑफ रीस जो है वीट के कल्टीवेशन के बारे में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ओवर ऑफ दिस ईयर। ये क्या है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 2017-18 में ये मिलियन टन में है बेटा, ध्यान रखना। फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, पूरा टोटल खाद्यान्न है। उसके बाद में वीट प्रोडक्शन है। आपने तो गेहूं की खेती, आपने गेहूं पढ़ाया मैंने, लेकिन मैं ओवरऑल खाद्यान्न के बारे में बात कर रहा हूं ऊपर, और नीचे बात कर रहा हूं केवल वीट के बारे में, और उसके बाद में पेडी के बारे में। तो ये चीजें आपको लिखनी है बेटा अपने नोटबुक में। रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूं फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ ईयर, यानी कि
आपको ईयर वाइज यानी कि जो टोटल खाद्यान्न है, मैं बात करूं किसके बारे में, टोटल खाद्यान्न के बारे में, तो कुल खाद्यान्न के बारे में मैं बात करूं तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है बेटा, कुल खाद्यान्न और किसमें होगा, मिलियन टन में होगा, किसमें होगा, मिलियन टन, एमटी का मतलब मिलियन टन। और कहां तक है, 21-22 तक, जो अभी रिसेंटली 21-22 तक, 21-22 तक की तो पढ़ोगे आप, 2300 तक थोड़ी पढ़ोगे कि 2300 तो या तो पूछा जाएगा 20-21 का या पूछा जाएगा 19-20 का, ये दोनों ही पूछे जाएंगे। रिसेंटली 21-22 का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 21-22 का भी हम देख लेते हैं। अपनी नोटबुक में लिखो सबसे पहले पॉइंट डालकर, कुल खाद्यान्न, भारत में कुल खाद्यान्न प्रोडक्शन उत्पादन, भारत में पहला पॉइंट लिखो, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन, और ब्रैकेट में लिख लेना मिलियन टन में। और पहले सबसे पहले लिखो 2017-18 में 285 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था भारत में कुल खाद्यान्न का, 285 मिलियन टन खाद्यान्न हुआ। उसके बाद में भी जो ग्राफ है वो बढ़ी नहीं, और 2018-19 में भी लगभग 285 मिलियन टन ही रहा। उसके बाद में 20 के अंदर खाद्यान्न प्रोडक्शन बढ़ गया और 297 मिलियन टन हो गया। कितना हो गया बेटा, 297 मिलियन टन हो गया। और लिख लेना बेटा कॉपी में, और 2021-2020 में 297 और 2020-21 में 310 मिलियन टन, 310 मिलियन टन, और 2021-22 में 314 मिलियन टन, और 2021-22 की जुलाई जून तक की साइकिल है ये, 2022 की जून जुलाई तक की साइकिल है। मतलब 2021-22 में प्रोडक्शन बढ़ गया अपना, कुल खाद्य फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो ईयर वाइज बाय ईयर वाइज ग्राफ देखें हम, तो ग्राफ हम इस तरीके से देखें तो मुख्य रूप से आपको पता है बेटा, एक ग्राफ बना के देख लेते हैं बेटा, क्या देख लेते हैं, एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। और ग्राफ बनाकर इसमें ये देखते हैं, देखो साइड में हम ग्राफ बना लेते हैं, और ये ग्राफ बना ली, और इसमें सबसे पहले हमने लिखा 2017-18, फिर उसके बाद में 19, फिर उसके बाद में 2017 लिख दी, 17 के बाद में हमने लिखी आपको यहां पर 2017, 2018, 19, और उसके बाद में 19, 20 और 20, 21 और 21, 22। अब ग्राफ देखते हैं तो बढ़ता जा रहा है, 285, उसके बाद में फिर बढ़ा, थोड़ा सा बराबर रहा ग्राफ, बिल्कुल बराबर चली, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद में बढ़ा, और फिर उसके बाद में बढ़ा, यानी कि यहां से 314 मिलियन टन हो गया। और यहां पर जो है ग्राफ क्या रही है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, यानी कि 2017-18 और 2018-19 में जो प्रोडक्शन था टोटल फूड ग्रेन का वो 285 मिलियन टन ही था। मतलब रीच रही, यानी ग्राफ की जो है वो बराबर कौन सी ईयर में रहे, 2017-18 और 2018-19 में। तो ये ग्राफ जो है 285, 297, 310 और 314, बताओ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कि 2017-18, 18-19 में प्रोडक्शन में कोई कमी और कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2019-20, 2020-21 और 21-22 में 297, 310 और 314। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है बेटा सभी को। अब देखो केवल पर्टिकुलर हम देखते हैं वीट के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, वीट के बारे में।
अब हमने टोटल देख लिया। अब देखो वीट के बारे में हम देखें। 2017-18 में 99 मिलियन टन, 2018-19 में 103 मिलियन टन, 2019-20 में 107 मिलियन टन, 2020-21 में 109 मिलियन टन, और घट गया बेटा। देखो यहां पर देखो ग्राफ बनाकर देखें तो घटने का मतलब, यही क्वेश्चन एएफओ में पूछा गया था यहां से कि 2020-21 में 109 मिलियन टन गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। तो बताइए 2021-22 में गेहूं के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई? पहला ऑप्शन हुआ बढ़ा, दूसरा ऑप्शन हुआ कम हुआ, समान रहा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत डाटा में से क्वेश्चन पूछ लिया गया। एएफओ में पूछा क्या कि 2019-20 जो हैं के बाद गेहूं के उत्पादन में, वीट के प्रोडक्शन में कमी आई या बढ़ोतरी हुई मेरे रसगुल्लो? तो वो पूछ लिया गया था एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में, तो बेटा कमी आई थी। देखो 106 मिलियन टन, कितना है? 106 मिलियन टन है, ओनली 106 मिलियन टन। तो 2020-21 में तो 109 मिलियन टन था, लेकिन घट गया बेटा 21-22 में। देखो 21-22 में घट गया, और यही क्वेश्चन एएफओ में पूछ लिया। सब ऐसे माथा पकड़ के बैठ गए, डाटा में से क्वेश्चन आ गया। अरे बेटा रसगुल्ले वाले सर से पढ़ो, डाटा भी आपके क्लियर हो जाएंगे। कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है, ये आपको ध्यान में रखना, लिख लो एक बार। कहां बढ़ रहा है और कहां घट रहा है, ये आप लिख लो बेटा, निश्चित रूप से आपको 4 चांद लग जाएंगे। अब पेडी के बारे में देखो, पेडी के बारे में पहला स्थान है खाद्यान्न में। 2017-18 में 112 मिलियन टन, 2018-19 में 116, 2019-20 में 118, 2021-20 में 124, और 2021-22 में 129। मतलब पेडी हमेशा बढ़ ही रही है बेटा, घट नहीं रही है। देखो बढ़ रही है, बिल्कुल क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 112 से 116, 116 से 118, 118 से 124, 129। लेकिन यहां पर 2020-21 के हम डाटा के बारे में बात करें, यहां पर देखें तो बेटा 21-22 में गेहूं का प्रोडक्शन में क्या हुई? कमी आ गई। और यहां से एएफओ वाले स्टूडेंटों ने क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, और उन्होंने गलत कर दिया। और अब ऑप्शन में क्या आ गया था बेटा? बड़ी, गठी, या बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो कई तो बड़ी के टिक लगा के आ गए, कई गठी के टिक लगा के आ गए, कई बराबर, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो इस तरीके से मैंने ये एक सामान्य बातों में मैंने बताया उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है, भारत में गुजरात, मध्य यूपी में होता है, उसके बाद में एमपी है। तो इसलिए प्रोडक्शन डाटा भी मुझे बताना जरूरी था। मैं हर के प्रोडक्शन डाटा आपको बताऊंगा बेटा, वो भी नेट के द्वारा आपके सामने विजुअल डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। तो ये क्लास आपको सबसे समझ में आएगी नहीं है? ये सारा आप, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं, आप लिख सकते हो बेटा, आपके पास टाइम है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, और आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये पूरे प्रोडक्शन जो है वो आप लिख सकते हो बेटा अपनी नोटबुक में, और मुझे ये कमेंट्स करके बताओ क्लास कैसी लगी। लल्लन टॉप क्लास लगी है तो कमेंट्स करके बताओ, अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट्स करके बताओ, ताकि मैं अपनी क्लास में और कुछ इंप्रूवमेंट करूं। ये आप लिख लो बेटा। ये तो हो गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन ओवरऑल ऑफ दिस ईयर, टोटल ईयर फूड ग्रेन, कुल खाद्यान्न प्रतिशत भारत में। यहां पे लिख लो वीट, और यहां पे लिख लो पेडी, और सन लिख लो 2017-18, 2019-20, इस एक में लिख लो। तो ये एक ही कॉलम बना लो, इधर इधर वीट लिख लो, इधर पेडी लिख लो। कैसी समझ में आएगी नहीं है बेटा? बताओ कमेंट्स। बहुत ज्यादा अच्छी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्लास सबको अच्छी लगी? चलो अब हम लगभग 11:30 के आसपास आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी। 11:30 के आसपास आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी बेटा।
11:30 बजे। अब देखो इसमें जो प्रोडक्शन है ना बेटा, 2017 का प्रोडक्शन, 2018 का प्रोडक्शन, तो जहां बढ़ रहा है वहां घट रहा है, एक बार देख लेना बेटा और लिख लेना। हाँ सर, हैं? अरे सर वो किराया देना जी यार, कोड दे दिया सर, बाई था कि सोगन कर रही हूँ कौन है यार सर, कहाँ भेज दिया यार, देख रहा हूँ मैं, देखेंगे देख रहा हूँ। सतपाल सिंह बोल रहा है बहुत बढ़िया सर, बेटा बहुत बढ़िया, मैं पढ़ाता हूँ, बहुत शानदार पढ़ाता हूँ। डाटा वाटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो एक भी आपका गलत नहीं होगा बेटा, एक भी आपका गलत नहीं होगा। अब जो स्टूडेंट है वो बाद में भी इसको देखो, कृतिका नहीं आई आज ना, आज वो किरण नहीं है, किरण भी नहीं आई क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मुझे बोलते रहते हैं सर क्लास, लाइव क्लास। अब मेरे प्यारे रसगुल्ले लेते ही नहीं, उनके पास नोटिफिकेशन तो सबके पास जाता है, और नोटिफिकेशन सबके पास जाता है, उसके बाद में भी वो क्लास नहीं लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। हाँ, ओके, अब मिलते हैं हम हॉर्टिकल्चर की क्लास में 11:30 बजे आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।